नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरस्कार के साथ इस खास पॉडकास्ट में। मैं हूं गरिमा, आपकी होस्ट, और आज हमारे साथ है एक बहुत ही विशेष मेहमान जो ऑथर, बिजनेस सिस्टम एनालिसिस, लेक्चरर, ट्रांसलेटर, रिसर्चर, पीएचडी स्कॉलर रह चुकी हैं और अब प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं, जिन्होंने भारत में जापानीज भाषा और संस्कृति को सिखाने में कई उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस अर्पिता पॉल जी से। हेलो मैम, हमारे पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम Thank you मैम, so एंड हाउ आर यू मैम? Thank you so much, Garima, for the kind invitation. I'm perfectly fine. How you're doing? आई एम गुड मैम। I really appreciate पुरस्कार जो भी कर रहा है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। बहुत मैं फॉलो करती हूँ पुरस्कार को, हमारे सीनियर ही हैं इसमें। तो I really appreciate what you're doing, Garima, and it's at such a very young age. थैंक यू That's सो really मच मैम। something. Yeah. मैम, पुरस्कार एक प्लेटफॉर्म है जहां हम शिक्षा के महत्व और जीवन में उसकी भूमिकाओं पर चर्चा करते हैं। पुरस्कार एक ऐसा एनजीओ है जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है ताकि बच्चे पैसों की या किसी रिसोर्सेज की वजह से शिक्षा से वंचित ना रहे। मैम, आपका करियर बहुत ही प्रेरणादायक है। हम आपके शुरुआती जीवन और शिक्षा के संक्षिप्त परिचय से शुरू करना चाहेंगे। आपकी प्राथमिकताएं और विकल्प क्या थे, ये सब जानना चाहेंगे। What were the decisions which you made when you were a kid? जैसे हर विद्यार्थी अपने प्लान्स बनाकर चलते हैं। So what was the first decision in your life regarding your career that you wanted to be in this particular field? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, गरिमा। अब इसके बारे में सोचना शुरू करें तो जर्नी बहुत पीछे ले जाएगी, ऐसा लगता है। ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 10-15 साल पहले की बात है। लाइक एवरी हाई हाई हायर एजुकेशन, हाई हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह। हम्म। अ, थोड़ा सा डिलेमा, थोड़ा सा पेयर प्रेशर, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा पेरेंटल प्रेशर तो सब कुछ ही था। और मैंने अपने +2 में मैंने साइंस रखा था, बायो साइंस। हम्म। मेडिकल की स्टूडेंट होना चाहती थी या फिर लगता था वही ऑप्शन है। हम्म। जैसे कि लगता है ना, अभी भी हमारे कंट्री में स्टेम सब्जेक्ट्स का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज। तो मैंने सीबीएसई पीएमटीज दिया था उस वक्त, जो सीबीएसई पीएमटीज हुआ करता था, हम्म। अभी चेंज हो गया है। तो मैंने उसका स्क्रीनिंग भी क्वालिफाई किया, और ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ ना, पेरेंट्स को लगने लगा बेटी डॉक्टर बनेगी और ये। लेकिन गरिमा, टू टेल यू अ फैक्ट, आई वाज ऑलवेज वेरी स्केयर्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री मेरी बनती नहीं थी, और मुझे बहुत डर लगता था एग्जाम से पहले। पास हो गया था, नंबर आ गए थे, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम्म। डर डर के अगर आप हमेशा कुछ करोगे तो कितने ही दूर जा पाओगे, राइट? तो हम्म। अभी ऐसा लगता है कि तब अगर साइंस सेलेक्ट करके और जैसे तैसे मेडिकल के स्टूडेंट बन भी जाते और डॉक्टर हम्म। भी बन जाते, तो शायद उतना अच्छा नहीं बन पाते जितना कि थोड़ा बहुत कुछ कर पाई हूँ जापानीज स्ट्रीम में। तो उस वक्त इट वाज 2007, एंड इट वाज द फ्रेंडशिप ईयर ऑफ इंडिया एंड जापान। तो मेरे एक कजन थे जो टेक्सास में थे उस वक्त, और उनके कुछ फ्रेंड्स थे जिनमें वन ऑफ द फ्रेंड्स वाज ट्रांसलेटर, जापानीज ट्रांसलेटर, और वो कुछ एक टीम को, जापानीज टीम को गाइड कर रहे थे नासा में। तो उन्होंने उस फ्रेंड से बातचीत करी, एंड ही वाज वेरी इंस्पायर्ड, ही वाज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट। अब भैया तो अपने स्ट्रीम में सेटल थे, लेकिन हम्म। ही गॉट टू नो अबाउट मी एंड माय डिलेमा एंड एवरीथिंग, सो ही टोल्ड कि अरे ये ऐसा करके भी कुछ है, ट्राई करके देखो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में है। तो आज से 10-15 साल पहले, गरिमा, ये नहीं था, जो जापानीज या फॉरेन लैंग्वेज की स्टडीज का डोमेन इतना प्रचलित नहीं था। अभी बढ़ रहा है, काफी जोरों से बढ़ रहा है, हम्म। स्कूल्स में भी आने लग गया है, हाँ। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तो सिलेक्शन तो चलो कर लिया था, लेकिन कि चलो फॉरेन लैंग्वेज में करियर ट्राई करते हैं। लेकिन अब हम्म। फॉरेन लैंग्वेजेस में भी इतने सारे लैंग्वेजेस हैं। अब हाँ। क्योंकि वो 2007 जापान और इंडिया का फ्रेंडशिप ईयर था, तो लगा चलो इधर से ही शुरू करते, जापानीज से शुरू करके देखते हैं, और
समथिंग। और थोड़ा बहुत कह सकते हो कि 90s में एक टेलीविजन सीरियल ब्रॉडकास्ट होता था, पहला जापानीज सीरियल जो इंडिया में ब्रॉडकास्ट होता था, ओशिन नाम था उसका। तो हम्म, जब मैं वो देखती थी एज अ चाइल्ड, मुझे नहीं पता था जापान के बारे में कुछ भी, लेकिन उनका जो कल्चर था और जो एक बैकग्राउंड में शांति थी, एक सुंदरता थी ना, मतलब उनके वो देश में, और लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, कहाँ बैठते हैं, किस तरह बैठते हैं वो, तो एक अट्रैक्शन था। और मुझे बहुत बाद मेरे एक स्कूल के फ्रेंड ने ये बोला कि मैंने उसको बताया था कि आई समडे आई वुड वांट टू स्टडी इन जापान, लेकिन मैं खुद भूल गई थी इस बात को। तो थोड़ा बहुत कल्चरल इन्फ्लुएंस था, बट दैट वाज नेवर द रीजन फॉर मी टू सिलेक्ट जापानीज एज अ डोमेन। बट यही सारी कुछ कुछ चीज़ों की सिचुएशंस की वजह से लगा चलो एक जापानीज में ट्राई करके देखते हैं, एंड हम्म। देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। या बहुत अच्छे मैम। इस एज में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कहाँ जाए, क्या करें, बट भगवान की दुआ से कोई ना कोई डायरेक्शन मिल ही जाती है। एंड बिल्कुल आप। बिल्कुल। और या इसलिए ये चीज बच्चों से भी ज्यादा पेरेंट्स को आई थिंक थोड़ा समझना चाहिए कि ना कि देखो नई नई चीजें ट्राई करने के लिए उत्साहित करो। अब पेरेंट्स भी, अब उनकी गलती नहीं है, दे आर ऑलवेज नर्वस अबाउट बच्चा का फ्यूचर क्या होगा, और ना सिक्योर्ड है कि भी नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन तक आई एम वेरी श्योर कि ग्रेजुएशन तक भी माय पेरेंट्स वर नॉट वेरी विलिंग कि मैं इसी में कंटिन्यू करूं। और उनको डर लगता था क्या करे, इसके बाद क्या होगा, जापानीज में हाँ, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होगा, सो हम्म, यही है, एक नया डोमेन है, पेरेंट्स को भी पता चले, बच्चों को भी पता चले, और बस कुछ एक नया डोमेन ट्राई करने के लिए है अभी देश में। बिल्कुल। मैम आप बिजनेस सिस्टम एनालिसिस्ट रही 2019 से 2020 तक एनईसी टोक्यो में, बिफोर यू मूव टू शांति निकेतन टू बी अ प्रोफेसर। तो यह यात्रा कैसी रही और ये डिसीजन और शिफ्ट कैसे आया आपकी लाइफ में कि आपने जापानीज भाषा संस्कृति में इतनी गहराई से रुचि विकसित की। मतलब। गरिमा, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है ये, मतलब मैं आंसर करने में थोड़ा टाइम लगाऊंगी, इफ यू डोंट माइंड, अगर टाइम की पाबंदी ना हो नहीं। तो थैंक यू। सो डिपार्टमेंट ऑफ जापानीज विश्व भारती में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, ग्रेजुएशन शुरू हाँ। की है जापानीज की, और सेकेंड ईयर में आते आते मुझे पहला चांस मिला स्कॉलरशिप जापान विजिट करने का। हम्म, तो वहां से वापस आने के बाद काफी जापानीज लोगों से मुलाकात हुई, और फिर एक कंपनी जो कोलकाता में है वहां पे मुझे इंटर्नशिप करने का भी चांस मिला। तो उसके हम्म, बाद मुझे पता था ओके, अब मैं कंपनी, आई एम गोइंग टू बी अ कॉर्पोरेट वुमेन नाउ। बट हम्म, मेरी माँ ग्रेजुएट हैं, और वो हमेशा कहती हैं कि अगर आज के युग में भी इफ यू आर गोइंग टू बी इक्वल टू मी इन क्वालिफिकेशन, तो फिर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा तेरी लाइफ में। सो यू गो फॉर फर्दर स्टडीज, कॉर्पोरेट में बाद में ज्वाइन भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं करके। हम्म, तो दैट वाज रियली वेरी, हाउ शुड आई से, लाइक इट वाज, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि जब मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई किया। मैं विश्व भारती से मैंने मास्टर्स नहीं किया, मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है मास्टर्स। और हम्म, वहाँ पे अप्लाई करके मैंने दिल्ली में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ट्राई किया था, और जेएनयू में भी ट्राई किया था। तो इच्छा थी जेएनयू में जाने की, और वो प्रोस्पेक्टस देख के इच्छा आई थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था प्रोस्पेक्टस का इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में कभी मुझे चांस मिल सकता है। हम्म, तो ऐसा था थोड़ा ट्रेंड उस वक्त की, विश्व भारती में पढ़ के आप फर्दर स्टडीज जेएनयू में कर सकते हम्म, हैं। सो एक बेटर एक्सपोजर के लिए, और बहुत ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा एक्सपोजर के लिए मैंने जेएनयू ज्वाइन किया। और फिर वहाँ पे टीचर्स इतने स्ट्रांग मिले अपने अपने एरियाज में, अपने अपने डोमेन में, इतने स्ट्रांग टीचर्स कि उन्होंने जो एक अंदर होता है ना, एक एकेडमिक्स के लिए एक किसी एक नस को छू दिया उन्होंने ना, एक ट्रिगर कर दिया हम्म, कि आई वांटेड टू कंटिन्यू माय फर्दर स्टडीज, एंड आई वांटेड टू नो मोर अबाउट जापान, जापानीज कल्चर, जापानीज स्टडीज एरिया में और क्या क्या है। हाँ, जेएनयू क्योंकि हार्ट ऑफ इन द कंट्री में है, द हार्ट ऑफ दिल्ली में है, तो काफी एक्सपोजर मिला, काफी हम्म, लोगों का काफी कुछ पता चला, कि क्या क्या एरिया यहाँ पे हम लोग इंटरप्रिटेशन करते थे, ट्रांसलेशन करते थे, पढ़ाई भी करते थे। और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो कि एक जापानीज को भी वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। इन 2012
we got a chance, whole of our batch, we got a chance, and me personally also, to interact with the Emperor and the Empress of Japan. And then I also got a chance to work for one of the television serial of Japan, Sekai Fushigi Hakken. एक एपिसोड किया था मैंने। तो ये चीजें जब करती रही तो ये लगा कि और लैंग्वेज को एक्सप्लोर करना है। तब भी ये नहीं था कि एकेडमिक्स में आना है या ऐसा कुछ, और करते करते पढ़ाई बढ़ती गई। सुपरवाइजर थे, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, और पीएचडी तक आ गए। फिर पीएचडी कंप्लीट हुई, तो सबमिट करने के बाद ऐसा हुआ कि माय माय हस्बैंड वाज इन चेन्नई। पीएचडी के दौरान ही मेरी शादी भी हुई। तो फिर मैंने पीएचडी कंप्लीट भी की, लेकिन हस्बैंड को चेन्नई में शिफ्ट होना पड़ा। मैंने दिल्ली में रहकर अपनी डिसर्टेशन को सबमिट किया, और फिर उसके बाद था कि अभी जेएनयू में ही मैं परसू करूं एज अ फैकल्टी या क्या करूं। तो अब शादी के बाद से ही सेपरेट रहने की इच्छा थी नहीं, तो इसलिए मैंने फॉलो किया हस्बैंड को। मैं चेन्नई में जाकर मैंने सोचा कुछ एक एकेडमिक करियर ट्राई करेंगे। लेकिन साउथ इंडिया में अभी जापानीज स्टडीज या जापानीज लैंग्वेज बहुत, अभी उसका ट्रेंड उतना नहीं है, अभी तक भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम थे यूनिवर्सिटीज में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी। तो फैकल्टीज की जरूरत नहीं थी, ज्यादा फैकल्टीज की जरूरत नहीं थी, एक फैकल्टी से ही हो जाता था। तो अभी सोचा क्या कर सकते हैं। तो चेन्नई में तब जापानीज म्यूजिक का फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हुआ, चेन्नई वन हब में। और मैं वहाँ की सोल ट्रांसलेटर थी। फॉर 1 ईयर मैंने वहाँ पे काम किया। इंडोनेशियन टेक्नोलॉजी हमारे गिटार्स में है, इंडिया में जो बन रहे हैं यामाहा के गिटार्स, तो उसमें इंडोनेशियन मलेशियन टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ के लोगों के साथ भी मैंने काम किया, और एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना। फिर 1 साल काम करते करते मेरे हस्बैंड को भी और मुझको भी आईटी में, जापानीज आईटी में जापान में काम करने का मौका मिला। तो कंपनी चेंज की, फिर वहां पे गए। अब लगा 5 साल वहां रहेंगे, एक फैमिली वहां पे, मतलब वहां पे फैमिली शुरू करेंगे। लेकिन हाउ टू से कि कुछ होता है जो डिस्टाइंड होता है, यू कम बैक टू वेयर यू यू मस्ट बी देयर। लाइक ऐसा होता है ना कि द यूनिवर्स इज वर्किंग इन सच हाउ टू से सच मैजिकल ऑर्गेनाइज्ड वे दैट आप जब कुछ डिसाइड करते हैं, आप कुछ कर रहे होते हैं, आपका सबकॉन्शियस इतना ट्रिगर होता है, और वो आप जितना भी अच्छे एक्सपीरियंसेस ले लो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले लो, सबको सच मानने लग जाओ, लेकिन वो यूनिवर्स आपका काम कर रहा होता है कि आपको कहाँ पे प्लेस करना है। एंड मे बी नॉट व्हाट यू वांट बट व्हाट यू रियली नीड। सो लॉकडाउन का टाइम था इन 2020, और तब मैंने किसी एक टाइम पे, जैसे अब आपसे भी बातचीत के दौरान पता लगा कि एकेडमिक्स में इतना सीट्स आना और इतना जॉब का जो पॉसिबिलिटी है उतना फ्रीक्वेंट नहीं है। अगर अच्छे भाषा में बोला जाए तो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाता है। और तो मैंने किसी एक टाइम रिसेंट हिस्ट्री में, उस वक्त मैंने विश्व भारती का फॉर्म भरा था। मैंने भी कहा, मेरे हस्बैंड ने उसको कंप्लीट किया था फॉर्म को और सबमिट किया था। तो उसका कॉल आ गया जब मैं जापान में थी आईटी में, और कुछ ही महीने हुए थे तब। तो अब फिर से अभी लगा कि अभी सेपरेट होना पड़ेगा क्या, या क्या करेंगे कि नहीं। तो जब बार बार, हस्बैंड ने भी यही बोला कि जब बार बार कॉल आ रहा है ना एक ही चीज का, वो जो अंदर एक कॉल होता है डेस्टिनी का ना, तो गो एंड रिस्पॉन्ड टू दैट, जस्ट सी व्हाट हैपेंस। फिर जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आई थी इंडिया में, तब फरवरी महीना चल रहा था, और 1 महीने के अंदर फिर मैं जापान वापस चली गई। वहीं पे मैंने फिर काम कंटिन्यू किया। 1 महीने के अंदर फिर रिजल्ट आ गया, आई वाज सिलेक्टेड। लेकिन तब जापान और इंडिया दोनों जगह पे लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था। तो ज्वाइनिंग में मुझे वक्त लगा, और वंदे भारत अभियान जब फ्लाइट शुरू हुई, तब उसकी सेकंड फ्लाइट में मैं जून में वापस आई, और जुलाई में मैंने ज्वाइनिंग करी, और अभी वहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ जापानीज विश्व भारती में पढ़ा रही हूँ, और अच्छा लग रहा है। लाइफ इज डिफरेंट एंड मे बी व्हाट आई रियली वांटेड। तो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, अभी मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, जिन स्टूडेंट से मैं बात करती हूँ वो भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कि समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ का भी लग रहा है वहां का भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि सब कुछ ट्राई करो, जहाँ डेस्टिनी सब तुम्हें कुछ ट्राई लेके जाएगी करो। पहुंच ही जाओगे Correct. वहां अल्टीमेटली। और एकेडमिक्स कुछ चीजें आपको ऐसे सिखाता है, एकेडमिक्स में कुछ ऐसी चीजें जो आईटी और मैन्युफैक्चरिंग आपको ज्यादा सिखा पाता है ना, जो एकेडमिक्स में नहीं है। बिल्कुल एकेडमिक्स में बिल्कुल। आप एक तरह का सिस्टम समझते हो, आईटी मैन्युफैक्चरिंग कुछ और दिखाता है लाइफ का, हाँ है हाँ ना। तो बिल्कुल। अभी मैं कह सकती हूँ कि
थैंक गॉड उस वक्त मुझे लग रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं बार बार कभी मैन्युफैक्चरिंग आईटी, मजा भी आ रहा है, एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है, कभी कंप्लेन नहीं हुआ क्योंकि आई वाज रियली एंजॉयिंग एवरीथिंग दैट वाज देयर। बट ये लगता था कि एक्चुअली अब क्या होने वाला है टाइप से, ये जो अभी लगता है कि 65 ईयर्स तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो ये हाँ। वाली फीलिंग तब नहीं थी। लेकिन हम्म। अभी लगता है कि कंट्रीब्यूट करने के लिए इतना कुछ है स्टूडेंट्स को, बिकॉज देर नॉट एवरीवन वांट्स टू जॉइन एकेडमिक्स। किसी ट्रू। का इंटरेस्ट आईटी हो सकता है, किसी का बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। तो हम्म। उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास एक्सपीरियंसेस में बहुत कुछ है। हम्म। तो मुझे इसलिए लगता है कि रियली वट एवर हैपेंड एंड इट हैपेंड फॉर द बेस्ट। बिल्कुल। स्टूडेंट्स को बोलने के लिए मेरे पास हमेशा रहेगा कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या जरूरत है। तो इट वाज फन। करना चाहिए। रोलर कोस्टर राइड बट फन। मैम, इस पूरे सफर के दौरान आपने बताया आपके हस्बैंड ने आपकी बहुत हेल्प की, आपके प्रोफेसर्स ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया, वो स्ट्रॉन्ग विल आपके अंदर जनरेट की। तो क्या कोई ऐसे मेंटर थे like, जिसने आपको सही दिशा दिखाने में, कोई एक या दो इंसान जिसने आपकी मदद की? हम्म देखो कोई भी जर्नी, हम आपकी जर्नी, मेरी जर्नी, हम्म। आप कभी एक इंसान का नाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल ऑलवेज एवरीडे इंस्पायरिंग यू। और आपको पता भी नहीं लाइक कौन आपको किस तरह से छू जाए आपके लाइफ में ना, शायद पलों के लिए ही आए, लेकिन ये ऐसे छू के चले जाए कि ना उसका रह जाए जो इम्पैक्ट है लाइफ में, राइट। हम्म। तो ऐसे बहुत लोग थे, लेकिन हाँ जिनका मैं कह सकती हूँ कि एकदम बडिंग माइंड स्टेट से जिनका इंस्पिरेशन रहा है, दैट हाँ। इज माय पेरेंट्स, माय मॉम एंड डैड, बिकॉज मैं आर्मी डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। और हम्म। हम मेरे पापा ने इंडियन आर्मी में 30 ईयर्स सर्व किया है। मेरी फैमिली ने, पापा बोलने से गलत होगा बिकॉज मेरी मम्मी ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। लाइक हम लोग, हमारी शिफ्टिंग जॉब होती है हर 2-3 साल में, जब हमें लगने लगता है कि यहाँ पे ही हम लोग बसने वाले हैं, तभी एक नई पोस्टिंग आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग पूरे इंडिया में, लाइक मेरा बर्थ पंजाब में हुआ, प्राइमरी एजुकेशन जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद 3rd to 7th स्टैंडर्ड में राजस्थान आर्मी स्कूल जोधपुर में पढ़ी। आर्मी स्कूल टू आर्मी स्कूल ट्रांसफर होता था। हम्म। फिर 8th 9th 10th मेरा आसाम जोरहाट में हुआ, 11th हम्म। 12th शिमला में हुआ, देन ग्रेजुएशन बंगाल में, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली में, पीएचडी जेएनयू एंड जापान में। और फिर हम्म। उसके बाद का तो आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग बताया आपको मैंने। तो हाँ। जो हमारी जो पर्सनल लाइफ था पेरेंट्स का, लाइक बिफोर माय मैरिज, वो काफी चैलेंजिंग था, बिकॉज माय फादर वाज इन सिग्नल्स और उनको बॉर्डर एरिया में भी रहना होता था। तो हम्म। वहां पे फैमिलीज को तब तक अलाउ नहीं करते हैं जब तक एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ना हो, तो बॉर्डर्स में फैमिलीज अलाउ नहीं होते। नहीं किया जाता है इतना, या फिर बहुत फैमिली खुद चूज कर लेती है कि हम लोग अपने होम टाउन में रहेंगे, जब हाँ। हस्बैंड छुट्टी में आएंगे मिलेंगे, इस तरह से। हाँ। हाँ। तो हाँ। मम्मी ने वो नहीं किया। मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, मेरा मेरे पास ग्रेजुएशन है, मैं आर्मी के बच्चों को पढ़ाऊंगी, जो भी आसपास के हैं, मैं प्राइमरी एजुकेशन में टीचिंग करूंगी। हाँ। तो हाँ। इसकी वजह से क्या हो गया कि अब अलाउ करना पड़ा, क्योंकि टीचर की जरूरत थी कैंपस में। हाँ जी। हाँ हम जी। जिस कैंपस में रहते हैं, टीचर की जरूरत थी, मम्मी ने एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया। और फिर हाँ। मम्मी ने बोला कि जहां जाएंगे जितना चैलेंजेस होगा, बच्चे रहेंगे, बिकॉज माँ बहुत कुछ सिखा सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो एक फादर ही सिखा सकते हैं। ट्रू। तो वो उसका इन्फ्लुएंस, हम दोनों का इन्फ्लुएंस हमारी बेटियों में होना चाहिए, माँ का ऐसा विश्वास था। बहुत चैलेंजिंग लाइफ थी गरिमा, रूम का साइज देखे या फिर कभी बाथरूम ब्लॉक, कभी कुछ ब्लॉक, काफी ऐसी चीजें होती थी जो इमीडिएटली सॉल्व भी नहीं होती थी। बारिश की जगह में रहे हैं, रेगिस्तान में भी रहे हैं, बर्फ हम्म। की जगह में भी रहे हैं। पापा तो लेह और लद्दाख में महीनों तक रहते थे, और उनका कहाँ कैसी हालत होती थी आपको पता ही चलेगा, जो सोल्जर्स लोगों की होती है। तो वो इन्फेंट्री में नहीं थे, लेकिन फिर भी सिग्नल्स के लोगों को भी काफी वैसे एक ही तरह का कारगिल वॉर हम लोगों ने विटनेस किया है। जब मेरे फादर, लाइक मोर देन 8 months आई डेंट सी माई फादर, वी इवन डिडंट नो वेयर ही वाज एक्चुअली। तो इन सब चैलेंजेस के बाद भी जो कामनेस माँ में है, मेरी माँ में जो है, जो एक कामनेस की, हाँ ठीक हो जाएगा, ये तो चूज किया है ना, दिस इज द पाथ दैट हैव चूजन, तो अगर ये चैलेंजेस हैं तो इसको हम लोग देख लेंगे। वो प्रेशर कभी हम पे नहीं आने दिया। और ये चीज बहुत बड़ी सीख है, जो अगर मैं पेरेंट्स के साथ नहीं होती, या फिर माँ बाबा के साथ नहीं होती, तो शायद कभी मैं नहीं समझ पाती, और इसको अपने प्रोफेशनल वैल्यूज में इनकलकेट नहीं कर पाती। तो गरिमा, आज अगर मुझे अचानक बोल दिया जाए कि यहाँ से उठ के कहीं और जाके जॉब करो और वहां पे रहना पड़ेगा और ऐसी चैलेंजेस, इट्स परफेक्टली फाइन बाय मी। आई डू नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, तो मेरा किसी की तरफ उस तरह से इमोशनल, किसी जगह की तरफ इमोशनल लगाव नहीं है। तो ये बहुत
बड़ा इंस्पिरेशन रहा है मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, और ये आज भी है। एंड मैं वापस उन्हीं के पास आ गई हूँ। तो या दिस इज लाइक, दिस हैड बीन द बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ माय लाइफ। ये सब सुनकर इतना रिलेटेबल लग रहा है, क्योंकि जैसे आप एक जगह का नहीं, आपने बहुत सारी जगह का एक्सपीरियंस गेन किया ना, ऐसे ही मुझे भी बचपन से, बेशक मैं रही एक ही जगह हूँ, बट मेरा कभी एनजीओज में, कभी स्कूल में, कभी आसपास के बच्चों को पढ़ाने में, कभी मंदिर में जाके बच्चों को पढ़ाने में, लोगों से मिलना जुलना मुझे बहुत पसंद है। और जैसे एक्सपीरियंसेस एब्सोल्युटली कमेंडेबल। आप शेयर कर रहे हैं ना, सेम सेम मुझे लग रहा है। मैं बस कंफर्टेबल नहीं हूँ घर से दूर रहने में, पर बाकी सब चीजों में मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, और वो एक्सपीरियंसेस कितने प्यारे होते हैं, और रियली। उससे जो पॉलिशिंग होती है बिहेवियर में, वो भी बहुत प्यारी आती है। यस, यस इसलिए गरिमा, रियली इट्स जब मैं या। आपके प्रोफाइल से जा रही थी ना, तो यही सब मेरे दिमाग में से क्वेश्चन आ रहा था कि आपका इतना सॉफ्ट कॉर्नर है सब सोसाइटी के सभी सेक्शंस की ओर। मैंने आपके ब्लॉग के बारे में भी पढ़ा, जिसमें आपने डिप्रेशन के बारे में लिखा था। आपने सिंपैथी शेयर की थी उन लोगों के लिए जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है वॉर्स में। तो आपका सपोर्ट हमारी एनजीओ के लिए, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? लाइक ये ऐसे पता हम्म चल रहा है कि आपके पेरेंट्स से, या आपके जैसे आप ग्रोन अप हुए हैं आप, और सब एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए हैं, उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस इसमें रहा है। बट इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई? क्योंकि हर किसी का ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहता है। हम्म कैसे स्टार्ट हुआ? हाँ गरिमा, स्टार्टिंग पॉइंट अगर पूछें इसका तो मैं कोई आंसर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जैसे कि, अच्छा लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन गरिमा। अभी हम्म, अगर आप रास्ते में, आप अपने घर में वापस जा रही हैं अभी ऑफिस करके, और सामने आपका अचानक से भटका हुआ एक बच्चा रो रो रहा है रास्ते में खड़ा होके, आपका, हम्म, आप क्या करोगे? मैं सबसे पहले चुप पे करा के हेल्प पे करूंगी उसकी, कि पहले है बच्चा ना, कुछ जाओगे जैसे ना, हाँ जाओगे क्या पूछोगे करे। ना क्या हो गया, है ना? हाँ हाँ, ये आप इसलिए करोगे कि आपने ये डिसाइड किया, या ये कि आपका ये इंस्टिंक्ट था? इंस्टिंक्ट था। इंस्टिंक्ट था, राइट। सो हम्म काफी चीजें ऐसी होती है लाइफ में गरिमा, जो हम लोग डिसाइड करके, या फिर हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करेंगे, प्रोजेक्ट की तरह कोई डिसीजन नहीं लेते हैं स्टार्टिंग का या एंड का। ये हम्म इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। लाइक जैसे कि मैं एक बहुत रीसेंट एक घटना मेरे साथ हुई, जो मैं उसका एग्जांपल देती हूँ आपको। हम्म मेरे को जो घर के कामों में एक हेल्प करती हैं एक महिला, वो अपने, उनका बच्चा अभी +2 उसने क्वालिफाई किया है, तो +2 के से पहले अभी जनवरी में परेशान थी वो, फिर मुझे बोलती कि दीदी ऐसे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, हम्म, टीचर ने एक कुंजी दे दी है, गाइड बुक, और बोला हाँ इसी को क्वेश्चंस, इंग्लिश इंग्लिश में उसे बहुत परेशानी है ना, हाँ नहीं है वो वाला जो स्किल चाहिए, या फिर वो हाँ डेवलप नहीं हो पाया ओवर द इयर्स, तो वो बहुत परेशान थी कि गाइड बुक से वो याद कैसे कर लेगा, कितना याद करेगा। उस हाँ हाँ, चैप्टर समझ में आ जाए तो बच्चा खुद से कुछ भी गलत इंग्लिश में ही हो, ब्रोकन इंग्लिश में हो, ट्राई कर सके, बिल्कुल। लेकिन कितना याद करे। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है, आप भेज दो उसको एक बार मेरे पास, देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो अराउंड हम्म 6 चैप्टर्स थे गरिमा, स्टेट बोर्ड ऑफ बंगाल की बात कर रही हूँ मैं, और हम्म 2 ड्रामास थे, पोएट्री एंड प्रोज था। तो हम हम्म लोगों ने जितना है पढ़ पढ़ के, मैंने बांग्ला में उसको अनुवाद करके उसको समझाने की कोशिश करी। और हम्म वो जो हमेशा फेल होते होते रह जाता है बच्चा, अभी +2 का जब रिजल्ट आया, ही गॉट 80 इन इंग्लिश। हम्म तो मुझे एक छोटी सी चीज जो इसमें रियलाइज हुई कि ये जो कुछ जो भी हम काम करते हैं, ये तो मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं किसी को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, या फिर मैंने ट्यूशन की तरह सोचा भी नहीं इसे। मेरे सामने आया एक प्रॉब्लम है, उसको चलो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इफ वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हाँ और ये चीज की, तो ये रास्ते में आ गया, सामने आंखों के सामने एक काम था और ये किया। हाँ तो कह सकती हूँ मैं कि जो भी आपने एनजीओज की तरफ मेरा इंटरेस्ट बोला है, या फिर जो वॉर वेटरन्स के जो हैं उनके बच्चों को गाइड करना, ये एक प्रोसेस में आ गया है। मुझे कुछ डिफरेंट फील नहीं होता इससे कि कुछ अलग किया है मैंने, या ऐसा कुछ सामने लगा। इट वाज वेरी काइंड ऑफ द डिफेंस वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ द सिटी, हमारे सिटी में बोलपुर में, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया आफ्टर आई रिसीव्ड एन अवार्ड। एक लिटरेरी अवार्ड मिलने के बाद उनको लगा कि शायद कुछ करियर गाइडेंस कर सकती हूँ मैं उनके मीटिंग में, और इसलिए मुझे इनवाइट किया। तो एक काम में एक और काम जुड़ गया, और आई थिंक गरिमा वी आर द मोस्ट
डेवलप्ड स्पीशीज ऑफ एवोल्यूशन, इतना तो बनता है कि हम लोग अपना इंटेलिजेंस कहीं पे ना किसी के सपोर्ट में यूज कर लें और कुछ किसी के काम आ जाए, ये तो नॉर्मल होना हाँ चाहिए. हाँ हाँ. सो देर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड आई होप देर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, देर इज नो एंड पॉइंट ऑल्सो टू दिस. इट्स अ हम्म, पार्ट ऑफ प्रोसेस करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. जब खुद कुछ सीख लिया है तो दूसरे को भी सिखा देते हैं ताकि हमारे साथ दूसरे भी ग्रो कर पाए. एकदम सो ट्रू. बिल्कुल. और मैंने आपके प्रोफाइल में ना ये भी पढ़ा था कि आप हमेशा नई चीजें सीखने सिखाने के लिए ओपन टू चेंज, रिसर्च, इन सब चीजों के बारे में बात करती हैं. तो आप जैसे मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है. मैं हाँ. कोशिश करती हूँ बच्चों को सिखाने की. तो आप थोड़ा हमारे वॉलंटियर्स और स्टूडेंट्स के लिए उनको इसका इम्पोर्टेंस समझाएंगे कि कैसे वो नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन करके ग्रो कर सकते हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट है. हम्म. सो गरिमा, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट होने वाली थी, वहां से कहाँ आ गई मैं. फिर हम्म जितने सारी जगहों में या फिर जो जो डोमेन्स मैंने छुए, तो ऑफ कोर्स नई चीजों का ट्राई करना अब बहुत अच्छा सा लगता है, अब हम्म. इंटरेस्टिंग लगता है. तो नई चीजों में जो मैं वही बता सकती हूँ जो मैं जानती हूँ. तो नई चीजों के ट्राई करने में यहाँ पे जो जापानीज स्टडीज एरिया रिलेटेड है, यहाँ पे हम्म ऐसा ही नहीं है कि आप हम ग्रेजुएशन करना है या फिर एक फुल फ्लेजेड आपको जापानीज लर्नर होना है, ऐसा नहीं है. हम्म जापान जो ढूंढ रहा है अभी, जापान वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बोले या ग्रेइंग सिटीज, ग्रेइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है. बहुत जल्दी वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स लोग बढ़ रहे हैं, लोग जो यंग लोग हैं वहाँ पे शादी कम होती हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से. बच्चे भी कम होते हैं वहाँ पे. तो अभी जो जापान चाहता है वो है कि टू रीच आउट टू दी अदर नेबर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो उनके नेबर्स हैं, इंडिया तो बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनर है जापान का, तो हम्म वहां से लेके ह्यूमन रिसोर्स को ले जाया जाए. तो ऐसे काफी डोमेन्स है, जैसे कि नर्सिंग में उनके हम्म रिसोर्सेज बहुत कम रहते हैं. और हम्म जब मैंने अभी रिसेंटली एक काफी डोमेन के लोगों से मिलजुल कर ये सारी बातें पता चलती हैं कि हम्म जापानीज लोग जब मेडिकल हेल्थ केयर की बात आती है, तो अगर उनको कोई फॉरेनर जैसा दिखने में मेडिकल ट्रीटमेंट उनका कर रहा है, तो उनको थोड़ा सा ना डर लगता है. क्योंकि क्या कह सकते हैं, एक थोड़ा सा मेनलैंड एशिया से अलग कंट्री है, काफी सालों तक क्लोज्ड भी था. तो हाँ अपने में वो लोग सेल्फ सफिशिएंट है, फॉरेनर्स की उतनी जरूरत पड़ती नहीं थी. अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन के बाद शुरू हुआ है, लेकिन काफी सालों तक जापान अकेले था. तो एक उनके अंदर जो इंट्रोवर्टनेस है वो हम्म है अभी. हाँ हाँ लैंग्वेज की एक एक डिफरेंस है, लैंग्वेज में भी वो जापानीज ही फॉलो करते हैं, इंग्लिश हाँ वहाँ हाँ. का प्रधान लैंग्वेज नहीं है. तो हम्म किसी और देश के इंसान से बात करने में थोड़ी सी झिझक होती है, बाद में वो लोग मिक्सअप हो जाते हैं, ऐसा भी है. बट हाँ तो ये जो मेडिकल केयर की बात आती है, तब उनको लगता है कि नहीं, अपने ही देश का कोई ट्रीट करे तो बेटर है. तो अभी जब रिसोर्स कम है तो गवर्नमेंट क्या करे, तो उन्होंने क्या शुरू किया, इस चीज को अलग रिमार्क में ना लिया जाए, लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडियंस जो हैं, गर्ल्स जो हैं, उनको नर्सिंग में ट्रीट करके, क्योंकि थोड़े उनके फीचर्स दोनों कंट्री में सिमिलर कर हाँ बोले जा सकते हैं, हाँ तो हाँ. उनको जापान में ले जाके नर्सिंग में ट्रीट करके, ट्रेन करके वो जापानीज को ट्रीट कर पाए. इस तरह से काफी ना बिग ग्रुप्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स वर टेकन टू जापान. सो उनके वॉलंटरली ऑफ कोर्स उन्होंने विलिंगली हाँ. एक्सेप्ट किया जॉब ऑफर. तो ये एक लाइन है. हम्म क्योंकि मैं वेरियस डोमेन्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये एक तरीका है. देन फ्यू ऑफ माय जूनियर्स आर डूइंग दी, अभी नेटफ्लिक्स में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी जो टेलीविजन ड्रामास हैं या फिर जो मूवीज हैं, उनका सबटाइटल किसी और लैंग्वेज में होना हो, जापानीज में जरूर होता है. हाँ. तो और उसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है. तो हम्म. कुछ मेरे ही जूनियर्स हैं यूनिवर्सिटी के, जो मलेशिया में जाके जापानीज में सबटाइटल ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं. ओके. देन कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जापानीज म्यूजिक के साथ, म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करके वहां पे जाके अपना बैंड तैयार कर रहे हैं. अभी रिसेंटली आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, इंडिया से उत्तर प्रदेश से आई बिलीव एक लड़की साउथ कोरिया में जाके वहां के टैलेंट में सिलेक्ट हुई है, तो उनको जापान में भी इनवाइट किया जा रहा है.
उन्होंने खुद को वैसे मेंटेन किया जैसे वहाँ के टैलेंट्स लोग होते हैं। वो टैलेंट बोलते हैं जो एक्ट मतलब जो पॉप सॉन्ग्स बनाते हैं और हम्म। काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं कंट्री में, ऐसे लोग, हाँ ऐसे जी। बच्चे, ऐसे हम्म टीनेजर्स। हम्म हम्म तो हम्म ये सारी एरियाज हैं जो बच्चे लोगों को अपना, अभी अगर हमको समझ में आ जाए मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में है, सो हम्म, रीच आउट टू द वर्ल्ड। इफ यू हाँ हैव क्वालिटी, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन ट्रांसलेशन, रीच आउट। आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस या फिर ऐसे सुपरवाइजर्स के पास जाना, जैसे कि थ्रू पुरस्कार का ये पॉडकास्ट, हम्म आप ऐसे भी काफी एकेडमिशियंस के साथ जुड़ सकते हैं जो जानते हैं इन डोमेन्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और हम्म जाके आप उस फील्ड में अपना करियर ट्राई कर सकते हैं। लेट्स नॉट बी लिमिटेड टू ओनली वन नेशन राइट नाउ, इट्स अ टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। रीच आउट टू द वर्ल्ड, एंड व्हेन यू हैव टैलेंट, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। हम्म ऐसी कई और नई चीजें हैं जो ट्राई की जा सकती है पेंटिंग्स में। एंड देन राइटिंग लिटरेचर में भी, हम्म कोलैबोरेशन विद जापान एंड दी वर्ल्ड, ये पॉसिबल है। काफी अलग चीजें, काफी डिफरेंट चीजें हैं जापानीज स्टडीज में जो जिसको ट्राई हम्म, कर सकते हैं और करना चाहिए। अभी तो स्कूल में के लेवल में भी जापानीज लैंग्वेज आ गया है, वन ऑफ दी ना, फ्रेंच जापानीज ये कॉमन लैंग्वेजेस हो गए हैं। हाँ जी हाँ तो जी। बच्चों को बोलूंगी, प्लीज मत प्रेशर लो कि सिर्फ साइंस में मैथ्स में रहना है। हाँ एंड गरिमा, बाय द टाइम इट्स मई एंड जून, जब रिजल्ट आता है 10th बोर्ड्स का, हम देखते हैं, या फिर 12th बोर्ड्स का, कि हम्म बच्चे तो रिजल्ट के डर से अपने जिंदगी खत्म कर देने के बारे में सोचते हैं, और तब बिल्कुल। काफी कर भी देते हैं अनफॉर्चुनेटली। हम्म तो ये इसीलिए क्योंकि लगता है कि बस यही एक दिशा है, मैथ्स में हम्म नहीं हुआ, साइंस में नहीं हुआ, आईआईटीज में नहीं हुआ, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में नहीं हुआ, तो बस लाइफ खत्म। नहीं, इट्स नॉट ट्रू, इट्स हम्म नॉट ट्रू। ये बिल्कुल। हमारा कंडीशनिंग हो गया है दिमाग का, जिसको अनकंडीशन करना बहुत जरूरी है। एंड हम्म थ्रू very important podcast like you are doing right now, Garima, it's a very हम्म important step that these हम्म things reach out to the world, that there are many other career domains for people to try, and it's coming in trend now. हम्म, बस सही गाइडेंस की जरूरत है। तो आई होप पुरस्कार इसमें अपना काफी ज्यादा योगदान दे पाएगा सोसाइटी में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया, इंडिया से और बहुत सारी कंट्रीज से जापान में जॉब करने के लिए, अपना करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जैसे अगर मैं फॉरेन कंट्री के लिए सोचती हूँ कि मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, या वहां जाके थोड़ा वहां का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो मुझे एक हिचकिचाहट रहती है वहां के वर्क कल्चर को लेकर, कि क्या मैं वहां के वर्क कल्चर में अडाप्ट कर पाऊंगी, क्या वहां के लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो आपने तो वहां भी काम किया है, इधर भी काम किया है, आपने क्या डिफरेंसेस फेस किए हैं यहाँ और वहां के वर्क कल्चर में? नाइस क्वेश्चन, गरिमा। अ, अभी हर फॉरेन कंट्री के बारे में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जैसे कि अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो मैक्सिमम वेस्ट कवर हो जाता है, मिडल ईस्ट कवर हो जाता है हाँ ना। हाँ। काफी सारी कंट्रीज में हम लोग लाइक 70% ऑफ द वर्ल्ड इज सॉल्व्ड, 80% है एटलीस्ट। हाँ लेकिन जी। जब एशिया में आते हैं तो फिर लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा बैरियर है। हम्म जापान में डेफिनेटली एक बैरियर हो सकता है अगर हम लोग फंडामेंटल जापानीज भी ना जानते हो तो। अभी हम्म काफी ऐसा हो गया है क्योंकि टूरिस्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आते हैं और घूमना चाहते हैं जापान, नहीं जानते जापानीज क्या करेंगे। तो हम्म, ब्रोकन जापानीज में जापानीज लोग भी खुद को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ ये जो अडेप्टेशन, ये जो खुद को थोड़ा ढालना दूसरे की तरह, हाँ। ये कोशिश दोनों तरफ से है, जो जापान जाना चाहते हैं और जो वहां से जो जापानीज हैं वहां पे जो रहते हैं, दोनों की तरफ से ये कोशिश है। सो इट्स नॉट हम्म वेरी डिफिकल्ट टू गो टू जापान। एंड वर्क कल्चर के बारे में हम बोलेंगे तो कौन सा वर्क कर रहे हैं जिसमें कल्चरल डिफरेंसेस मैटर कर जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हाँ हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहां पे, तो बेसिक अगर किसी स्टोर में काम कर रहे हैं तो जितने उस स्टोर की वोकेबलरीज हैं अगर जान ले तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम्म, हम किसी स्कूल में काम करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स हमको बेसिक अपना टीचिंग स्किल तो आना ही चाहिए। हाँ बेसिक जापानीज भी जरूर एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग कि अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम हो तो हम इमरजेंसी को कैसे हैंडल करेंगे। हाँ हाँ। और फिर दूसरे एरियाज में जैसे कि अभी रहमान हमारे जो म्यूजिशियन हैं उनको इनवाइट किया गया था जापानीज एक म्यूजिक स्कूल में। हम्म ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन वो कोलैबोरेट करते हैं वहाँ के म्यूजिशियंस के साथ। तो ऑफ कोर्स आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता कि उनको जापानीज आती है, लेकिन दे स्टिल कोलैबोरेट विद द वट एवर इंग्लिश बोथ द पार्टीज नो। सो हम्म बेसिक जो आप कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, किस तरह से लैंग्वेज को सीख लेंगे, ये सब कुछ का बेस बनता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप हम्म फ्रेंडली हैं कि नहीं,
आपको देख के किसी को खुशी होती है कि नहीं होती है? या फिर लगता है कि आपने कोई एक वॉल क्रिएट किया है, जैसे कि सामने वाले के और खुद के बीच में, कि वो चाहकर भी आपके पास अप्रोच नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वॉल अगर अब हमारे बिहेवियर या हमारे एटीट्यूड में नहीं रहे, तो आई थिंक इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, सारे इंसान ही हैं। हाँ, उनको भी सेम चीजों में हंसी आती होगी, सेम चीजों में गुस्सा आता होगा। तो उतना मुश्किल नहीं है जापानीज लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। और वो थोड़ा डर डर के रहते हैं। तो यहाँ वो लोग सोचते हैं, जापानीज सोचते हैं इंडिया में, जो इंडिया, स्पेशली इंडियन वुमेन बहुत बोल्ड हैं। हम्म। तो क्योंकि हम फ्रीली अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाती हैं, हाँ जी। मेजॉरिटी। तो इसलिए ये थोड़ा उनके लिए लगता है कि कैसे उसको सुने, या थोड़ा डरना कि कितने बोल्ड हैं, तो कहीं कुछ वो लोग गलत ना कर पाए, तो वो लोग कुछ गलत ना कर दे जो हमको ऑफेंड कर दे। तो हम्म। वहां पे उस वॉल को कैसे पार करना है, ये आपका जो नेचुरल इंटेलिजेंस है आपको बताएगा, आपका खुद का जो लाइफ का एक्सपीरियंस है बताएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू द वर्क कल्चर ऑफ जापान। हम्म। हाँ, एक चीज है, जापानीज आर वेरी टाइम बाउंड। अगर किसी को 4 बजे का टाइम दिया है, तो उनके लिए नेचुरल है 15 मिनट, 15 से 20 मिनट पहले पहुंच जाना। नेचुरल है। फॉर अ फ्रेंड, फॉर अ बॉस, फॉर अ जूनियर, उनके लिए ये सबके लिए सेम है कि वो 15-20 मिनट पहले पहुंचेंगे, ताकि उनकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक ऐसा एथिकल चीज है जो इंडियंस को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कि हम लोग थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है टाइम को लेके। तो ये चीजें हम लोग अगर फंडामेंटल सीख लेते हैं, और ना भी सीखे तो वहां पे जाके वो लोग सिखा देंगे ये चीज। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी ना काफी ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा है हर कंट्री में। हर कंट्री जानता है कि दूसरे देश का बंदा दूसरी तरह से सोचता है। ये समझ में आना ही अपने आप में बड़ी बात है। सो आई थिंक इट्स दे आर वेरी हम्बल पीपल, जापानीज पीपल आर वेरी हम्बल पीपल। यू मे ट्राई, अगर आप किसी चीज के लिए जापान जाती हैं, आपको अच्छा लगेगा वहाँ ठीक है। पे। बिल्कुल। मैम, आपने एज अ मेंटर भी काम किया है, और आप एक टाइम पे अपने लर्निंग फेज में भी थी। अभी आप प्रोफेसर हैं। तो अध्ययन अध्यापन का, टीचिंग लर्निंग का जो जापानीज लैंग्वेज का आपका एक्सपीरियंस है, उसके बारे में भी कुछ बताइए प्लीज। अच्छा। सो टीचिंग में मैंने लर्निंग के वक्त एक चीज हाँ जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, वो छोटे से ही, मेरी सिस्टर हैं संगीता, वो अभी वाराणसी के स्कूल में वो प्रिंसिपल हैं। हाँ। तो छोटे से ही उन्होंने जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रखा था मूवीज के लिए, हम लोग बहुत सारे मूवीज देखते थे। हम्म। और कंटेंट मूवीज ऑफ कोर्स, क्योंकि घर में भी अलाउड नहीं था कि ऐसा कुछ कंटेंट देखना जो कि ना देखने लायक हो। और हम्म। होता ही क्या था, अभी से काफी सालों, 2 डिकेट्स की पहले की बात करें, तो चैनल्स भी उतने नहीं थे। तो हम्म। ना कंटेंट कंटेंट बहुत ज्यादा था, जो अभी फिर से थ्रू ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है टेलीविजन में। हाँ जी। हम लोग देख सकते हैं घर बैठ के। तो उस चीज ने एक चीज सिखाई है कि ये मूवीज देखना या ड्रामास देखना, कि इससे हम लोग क्या सीखते हैं ना, कि अगर अच्छा कंटेंट है, हम लोग लोगों का बात करने का तरीका, और सोचने का तरीका, और किसी सिचुएशन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको टैकल करने का तरीका, मुझे मूवीज ने बहुत इंस्पायर किया है। हाँ उसके जी। बाद जब मैं जापानीज लैंग्वेज में आई, तो जापानीज लैंग्वेज सीखना, पढ़ना, बुक पढ़ना अपने आप में और बात है, लेकिन जापानीज ड्रामास देखना, और ना समझ में जब आए तो उसको फिर से, उसका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढ के फिर से उसको फिर से सुनना। तो मैंने एक चीज बहुत ट्राई करी थी, कि क्लास तो होती है घंटे भर की, उसमें है 40 बच्चे। हम्म। टीचर का जायज है कि सबको उतना टाइम नहीं दे पाना, जो अभी मैं फेस करती हूँ, एक एक स्टूडेंट को उतना टाइम नहीं दिया जा सकता है, स्पेशली कॉलेजेस में तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उस वक्त क्या करें, तो एक ड्रामा देखते हुए जब दो जापानीज कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, तो एक ने जब अपना डायलॉग बोल दिया, तो दूसरे वाले में पॉज करके उस डायलॉग को बोलने की प्रैक्टिस करना। और फिर दूसरे वाले, ऐसा हो गया कि एक टाइम के बाद मुझे सारे सीरियल्स याद हो जाते थे, बिकॉज आई यूज टू स्टडी देम, मेरे फेवरेट सीरियल्स हैं जापानीज में, मैंने जो देखे हैं काफी। और ये चीज फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी ट्राई करी, ही बिलोंग्स टू द सेम स्ट्रीम, वो भी जापानीज स्टडीज में ही थे। तो हम लोग डायलॉग एक्सचेंज करते थे, और वो भी बहुत इंस्पिरेशन रहे हैं इसके पीछे, की नई नई मूवीज, हर जॉनर का ड्रामा देना, एक्शन हो, थ्रिल हो, डिटेक्टिव हो, हॉरर हो, हर तरह से। और मुझे पसंद है थोड़ा स्लो ड्रामा। तो
ये जो ड्रामा देख देख के जो मैंने सीखा कि कौन से ड्रामास को हम लोग क्लास में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम्म उसकी स्पीड कम है, उसमें कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है जो कि फॉरेनर्स के लिए अच्छा है। हम्म अभी जो इंडियन स्टूडेंट्स जापानीज सीख रहे हैं उनके लिए कौन सा ड्रामा अच्छा हो सकता है, ये चूज करना मेरे लिए बहुत इजी है। तो हम्म वो मैं अपने क्लास में अभी इंट्रोड्यूस करती हूँ। हम्म और मैंने देखा है धीरे धीरे क्या होता है कि जब भी हम कोई विदेशी भाषा सीखते हैं, हम्म, सबसे ज्यादा उपयोगी जो बॉडी पार्ट है हमारा, जो शरीर का अंग है, वो है हाँ, कान। हमारे कान। हम कितना सही सुन रहे हैं, उतना ही हम्म सही हम सोचेंगे, उतना ही सही हम बोलेंगे। तो हम्म इस कान को डेवलप करने के लिए रोज लिसनिंग की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म मैंने हर चैप्टर को देखा है कि जो बुक मैंने हमारी यहाँ पे यूज होती है, टेक्स्ट बुक, उसमें कौन सा चैप्टर कौन से मूवी के क्लोज है। और हम्म उनको ऑफ कोर्स उस मूवी को पूरा क्लास में दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, जितना हो पाता है दिखाती हूँ, बाकी उनको दे देना, वो लोग अपने टाइम में देखते हैं, समझ पाते हैं चैप्टर को और अच्छी तरीके से। और हम्म जापान में बहुत अच्छे कंटेंट के सीरियल्स हैं। हम्म मैं इनफैक्ट अभी भी जितनी भी मैं बिजी रहूं, मैं आधा घंटा निकालती हूँ कि हर दिन जो नए सीरीज आ रहे हैं जापानीज के मैं देखूं। और काफी ये काफी अनकन्वेंशनल बात हो सकती है, और काफी इसको अच्छी तरीके से भी मतलब आई डोंट नो कि क्या पर्सपेक्टिव है लोगों का इसकी तरफ, लेकिन हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रामास और मूवी देखना विदेशी भाषा सीखने के लिए। हम्म मैं बाहर ही रही, बाहरी मेरी एजुकेशन हुई है बंगाल से बाहर, तो मैं बेसिकली मेरे पेरेंट्स बंगाली हैं, मैं भी बंगाली हूँ। तो बांग्ला में भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन हम्म इतना सुन सुन के, इतना जो भी मैं बांग्ला बोलती हूँ सुन सुन के मैंने सीखा है। और फिर सत्यजीत रे की मूवीज हुई, टैगोर के नॉवेल्स हुए, वो पढ़ पढ़ के आई मीन ये चीज़ें मैंने बांग्ला को भी डेवलप करने की कोशिश की है। अभी काफ़ी हम्म फ्लुएंट हूँ भी। तो ये है कि लर्निंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं ड्रामास के, मैंने अपनी टीचिंग में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। मैम कुछ के नाम आप शेयर करेंगे ताकि जो डेफिनेटली, हमारे जैसे students- यस यस डेफिनेटली, जैसे जो मुझे पहले देख के बिल्कुल समझ में नहीं आया था ड्रामा और बाद में याद हो गया, वो है गोक्सेन। गोक्सेन ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स का ड्रामा है। देखिए हम्म कोई भी विदेशी भाषा जब हम सीख रहे हैं ना, तो अपने एज के लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दूसरे देश में अपने एज के लोग कैसे होते होंगे। तो हम्म जो यूनिवर्सिटीज में आते हैं 18-19 साल के बच्चे होते हैं, तो हम्म, उनको हाई स्कूल ड्रामा दिखाना, या फिर कॉलेज कॉलेज का, इमीडिएटली कॉलेज नहीं, हाई स्कूल से शुरू करके, तो गोक्सेन हाई स्कूल ड्रामा है जापान हाँ का। हाँ वो उसके बाद कुछ कॉलेज के ड्रामाज हैं। हम्म कॉलेज के ड्रामाज में जैसे अभी इमीडिएटली नाम याद नहीं आ रहा है, एक ऑरेंज डेज है, ऑरेंज डेज, वो अभी हम्म नेटफ्लिक्स में टेलीकास्ट हो रहा है, अभी भी है। देन अटेंशन प्लीज। अटेंशन प्लीज एक वो है जो जापान का आना बहुत फेमस फ्लाइट है, उसको लेकर, फ्लाइट अटेंडेंस को लेकर है। हम्म और फिर वो ये ड्रामास में है क्या, कॉन्वर्सेशन काफी कॉन्टेम्प्ररी जापानीज को यूज करता है। तो कॉन्टेम्प्ररी जापानीज में किस तरह के प्रोवर्ब्स यूज होते हैं, और हाँ किस तरह के इडियम्स फ्रेजेस यूज होते हैं। और हम्म क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट का सीरियल है, तो किस तरह से हम लोग जापानीज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीनियर के साथ कौन सा फ्रेज यूज कर रहे हैं बात करते वक्त, ये काफी हम्म डिवाइडेड है लैंग्वेजेस में। जैसे हिंदी में आप बोलकर हम बाकी सब मैनेज कर सकते हैं, वहां पे पूरी तरह से टर्म ही बदल जाती है। तो हम्म और किस तरह से झुकना है, जापान में एक होता है बाउइंग कल्चर, जो है कितनी डिग्री में आप झुक रहे हैं, आप हमेशा फुल झुक नहीं सकते। कभी है कि आप सिर्फ नॉड कर रहे हैं, कभी आप थोड़ा सा ज्यादा डिग्रीज वहां पे मेंशन्ड है उस ड्रामा में। तो हम्म ये कल्चरल बेनिफिट्स होता है बच्चों को पढ़ते वक्त, कि हाँ ये सारी चीजें जो नॉर्मली बुक्स में नहीं एक्सप्लेन होंगी, ये पता हम्म चलता है। फिर एक है निहोन जिन्नो शिरानाई निहोंगो, विच मीन्स जापानीज दैट द जापानीज डू नॉट नो, हम्म जापानीज दैट दी जापानीज डू नॉट नो, मतलब जापानीज लोगों को जो जापानीज नहीं पता। तो फॉरेनर्स के लिए ये काफी अच्छा ड्रामा है, क्योंकि वहां पे एक जापानीज टीचर है जो फॉरेनर्स को पढ़ा रही हैं, वो लोग हम्म कैसे क्या क्या फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, इस चीज को लेकर ड्रामा है। तो कुछ ऐसी ये चीजें मेरे फेवरेट्स हैं, जो मैंने अभी बताया। इनको मैं भी जरूर देखूंगी। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपने अपने अवार्ड के बारे में भी मेंशन किया था कि आपको 21st सेंचुरी एमिली डिकिंसन लिटरेरी अवार्ड मिला है आपकी बुक के लिए। तो आप सेरेंडिपिटी की लेखिका हैं। अ, ये विचार कैसे उभरा और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस इसके लिए आपका लाइक मार्गदर्शन कहाँ से रहा? जैसे मैं कुछ भी शुरुआत करने के लिए सोचती हूँ, तो पहले मैं उन लोगों से बातचीत करती हूँ कि आपका ये एक्सपीरियंस रह चुका है, इसके मैं कैसे शुरुआत करूँ। तो आपका मोटिवेशन कहाँ से आया? आपको कैसे ये चीज स्टार्ट हुई?
इसके बारे में कुछ हम्म। बताइए। डेफिनेटली। सेरेंडिपिटी एक पोइट्री का कलेक्शन है गरिमा, हम्म। और इसमें पोएट्री मेरी हमेशा हॉबी रही है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैं उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में शेयर करूंगी, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये चीज एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, और ये मतलब कभी ध्यान में भी नहीं आया, इंटरेस्ट में भी नहीं आया, कभी खुद को उतना लेवल में नहीं देखा। तो हम्म। अचानक से मैंने कहीं पे इंटरनेट पे ही ये देखा कि 21 डेज का पोएट्री चैलेंज है, कि 21 डेज में 21 पोएट्री लिखना है और समथिंग। तो हाँ। ये तो हर दिन में एक डेडलाइन रख के लिखना तो बहुत मुश्किल है। तो हम्म। वहां पे ये भी था कि हम लोग पहले लिखी हुई कविताओं को भी यूज कर सकते हैं, पब्लिकेशन कर सकते हैं, और हम्म। एक बुक आएगी अगर सिलेक्ट होते हैं तो। अब पूरी हम्म। कंट्री का है, कहाँ क्या होगा कि नहीं, ऐसे सोच के पता नहीं किस इंस्टिंक्ट में ऐसा, कहाँ क्यों ऐसा लगा मुझे कि ये हो सकता है, मैंने वो देख के अप्लाई कर दिया। कोई हम्म। मेरा कुछ इसमें, ये लास्ट ईयर की बात है एकदम, हम्म। अगस्त सितंबर में ही ऐसा कुछ हुआ था। तो हम्म। मुझे सच में नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों उस चैलेंज में मैंने एंट्री करी। लेकिन कुछ अपनी कविताओं को यूज किया जो पहले थी 4-5 लिखी हुई, और कुछ मैंने हर दिन लिखी वो चैलेंज के पीरियड के टाइम पे। हाँ जी। और यहाँ पे क्या चीज हेल्प कर गई, जो हम बोलते हैं कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोकैमस, जो बहुत इन्फ्लुएंस होता है बाहरी इन्फ्लुएंस से, बहुत ज्यादा उसमें छवि रह जाती है। हाँ एक हाँ। आर्ट गैलरी की तरह है, जहाँ जो चीज हमने इम्पैक्ट लिया है वहां पे वो सजी हुई रहती है। तो मेरा थ्रू आउट ही आप जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, बचपन से मैंने काफी अलग अलग कल्चर्स में मैं रही हूँ। हाँ तो जी। वहाँ की भाषाओं में, लोगों में बहुत इंटरेस्ट था। उन उन चीजों ने कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर किया है मेरे अंदर कि लिखना अच्छा लगता है, एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। हाँ। और ये कल्चरल चीजें हैं मेरी पोएट्री के अंदर। साथ ही कुछ ऐसी मोमेंट्री फीलिंग होती है जो हम लोग एज अ प्रोफेशनल लाइफ में भी फील करते हैं, पर्सनल लाइफ में फील करते हैं। मैंने उसको हमेशा कविता का रूप देने की कोशिश की है। और क्योंकि काफी टाइम तक इस चैलेंज में एंट्री लेने से पहले काफी टाइम तक मैंने पोएट्री नहीं लिखी थी, तो शायद हो सकता है मुझे ऐसा लगा कि चलो लिख कर भी देखते हैं, और देखो भी लगे हाथ क्या हो सकता है, क्या पता नहीं कैसा लगा। एक एक चीज अंदर एक आई, एक मोटिवेशन, हाँ। और मैंने एंट्री में अप्लाई करा। फिर मुझे 1.5 महीने बाद पता चला कि उन्होंने बुक बनने के लिए सिलेक्ट किया है सेरेंडिपिटी की कलेक्शंस को। तो मुझे खुशी हुई कि बुक बन बन के आएगी। और जो जो करना होता है उसके लिए मैंने किया, खुद ही एडिटिंग की है, मैंने एडिटर नहीं रखा है। और फिर उसके जो स्केचेस हैं वो भी मैंने डिजाइन किए हैं, उस बुक के अंदर स्केचेस मैंने खुद ही किए हैं। और फिर मैंने ये पब्लिशिंग के लिए दे दी। लेकिन फिर 2 महीने बाद आई गॉट अ मेल सडनली, एंड गरिमा आई गॉट टू नो दैट द सेरेंडिपिटी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द 21st सेंचुरी एमिली डिकिंसन लिटरेरी अवार्ड। मैं आज तक नहीं बोल सकती मुझे कैसा लगा। और एक 2-3 दिन में, जैसा बोलते हैं कि इनकी पूरा शहर जानता था कि क्या हो रहा है, अर्पिता कोई है और अर्पिता ने कुछ ऐसा किया है। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे फेम का मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं है, और कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ कर पाऊंगी लाइफ में, या ऐसा करने का जो अपनी लाइफ में नॉर्मली हो रहा है। लेकिन ये चीज एक बहुत नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और यही है इस सेरेंडिपिटी की जर्नी। और इसमें इंस्पिरेशन, एक वर्किंग वुमेन भी एक इंस्पिरेशन है, एक माँ जो खाना बना रही है, लेकिन हम लोग खाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमको पता नहीं चलता कि उसको बोलना है कि ना, कि कितना, कभी कभी जैसे कि बंगाल में एक केले का पेड़ का हर पार्ट यूज होता है, उसकी सब्जी बन सकती है, लेकिन बनाते वक्त हाथों में बहुत इफेक्ट हो जाता है ना, काफी एडवर्स इफेक्ट आता है, हाथ खराब होते हैं, छिल जाते हैं, छाले आ जाते हैं। लेकिन एक हमारे लिए ये एक जो गृहिणी है घर की, वो नॉर्मली बनाती है। अब ये कभी ऐसा शो नहीं किया कि कुछ बड़ा कर रही हैं, लेकिन ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और अपनी कविताओं में इसी तरह की कुछ अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स को मैंने रूप देने की कोशिश करी, और ये पसंद आई जो भी लिटरेरी बेंच के मेंबर्स थे। तो दैट वाज माय जर्नी, गरिमा। बहुत स्वीट है, आपके थॉट्स इतने इतने प्यारे हैं। आजकल जैसे मैं स्टूडेंट से मिलती हूँ ना, तो ये चीजें मैं नोटिस करती हूँ कि ये इमोशंस अनटच्ड रह जाते हैं। उनसे इन चीजों के बारे में कोई बातचीत नहीं करता है। जैसे हम जब बच्चे थे, जब अ, हमारा लर्निंग वाला फेज चल रहा था, उस टाइम पे हमने काफी इमोशनल इमोशनल फेज से भी गुजरे हैं।
हमने बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं जिसमें हम हमारी इमोशनल साइड एक्टिव रहती थी। आजकल के बच्चे अपने एज से पहले ही मैच्योर होने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से ये एरिया अनटच्ड रह जाता है, और ये सेंसिटिविटी की वजह से बहुत सारे ये चीजें एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं। उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ रहे हैं, जिसकी ट्रू ट्रू। वजह से बच्चों की ग्रोथ में भी हिंड्रेंस आ रही है। तो यही मैसेज रहेगा कि चीजों को रोकिए मत, एक्सप्रेस कीजिए। जैसे मैम के एक्सपीरियंसेस से हमें पता चल रहा है, कीप ग्रोइंग, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, जो सामने चैलेंजेस आए सबको फेस करते चलना है। कि यूनिवर्स एक डोर बंद करके दूसरा इसीलिए खुलता है क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटीज होती है। तो बिल्कुल मैम, बिल्कुल करेंगे। आपके अनुभव और ज्ञान से हमें, हमारे श्रोताओं को और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप बच्चों के लिए कोई और मैसेज देना चाहेंगी कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अ, कोई भी जैसे हमने डिस्कस किया कि नई चीजें करने से डरना नहीं है, या इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने से डरना नहीं है, नया पाथ चूज करने से डरना नहीं है, इसके अलावा आप बच्चों के लिए लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए? बहुत बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये गरिमा, और मेरे पास सिर्फ एक आंसर है जो मैंने हमेशा फील किया है, छोटे से फील किया है हम्म। कि ये चीजें इम्पोर्टेंट है। एक बच्चे को बड़े करने में पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको भी याद रखना चाहिए, और बच्चों को खुद को भी ये अपने अंदर डालना चाहिए छोटे से ही। हम्म। आपके साथ कंपेयर करने वाला इंसान कोई नहीं है, आप ट्रू। किसी के कंपैरिजन में नहीं हो। आप कल क्या कर रहे थे उससे कंपैरेटिवली आप आज क्या कर रहे हो, आपका कंपटीशन हमेशा खुद से है। बिल्कुल। कंपटीशन भी नहीं, ये आपका खुद का एक एक्सपीरियंस है कि हम्म। आप कभी कंपटीशन में खुद को मत रखिए इन, बिकॉज सबका मैकेनिज्म कितना अलग है। हम्म। हर किसी का दिमाग अलग तरीके से सोचता है। हम दिल्ली में रहकर भी आपकी हिंदी मेरी हिंदी अलग है थोड़ी, कोई भी समझ लेगा इसको सुनकर, कोई भी समझ सकता है। हाँ हाँ। आप कुछ ऐसा बोलेंगे वो क्या जो वहीं पे यूज होता है, मैंने जो नहीं सीखा होगा या फिर मेरे में हाँ। नहीं है जो। आप मुझसे कितनी अलग है, वी बोथ आर विमेन। हम्म। आपके बालों मेरे बाल अलग हैं, आपकी आंखें मेरी आंखें अलग है, आपका स्किन मेरे से। हर भगवान ने, भगवान या यूनिवर्स जिसने भी बनाया है, हर किसी को बहुत डिफरेंट बनाया है। आप किसी के कंपैरिजन में नहीं है। ये एक ऐसा क्या कह सकते हैं, एक ऐसा थॉट को ट्रिगर करता है हर हम्म। एज में। हाँ। ट्रिगर करने की पोटेंशियलिटी है इस थॉट को कि आपका बिहेवियर पैटर्न ही चेंज कर दे। हम्म। आप हमेशा आपको ये लगे कि आपका क्लासमेट क्या कर रहा है, फिर लगे आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, उसके हम्म। बाद आपको लगे कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के फैमिली में क्या हो रहा है, मेरे फैमिली में भी वैसा होना चाहिए। और हम्म। या फिर आपका पार्टनर क्या कर रहा है, आपको वैसे करना है कि नहीं करना है। मतलब हर चीज में कंपैरिजन की तरह नहीं, क्योंकि ये चीज हमेशा गलत दिशा में लेकर जाएगी। कंपैरिजन इस तरह से नहीं होती है। तुलना का अलग स्टैंडर्ड होता है ना, अलग स्टैंडर्ड होता है। और वो आप खुद को खुद से तुलना करेंगे तो ही बेटर है ना। हम्म। हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग है। ये चीज बच्चों में जब आने लगती है ना, तो वो काफी इसको गलत तरीके से दिखाने की भी कोशिश करते हैं। अगर किसी के पास एक अच्छा चीज है, एक अच्छा पेंसिल बॉक्स है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। और अगर पेरेंट्स उस चीज को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसको किसी भी तरह से लूंगा, मैं गलत तरीके से, चलो पापा का पॉकेट से पैसे ले लिया, मेरे पापा ही हैं, आई कैन टेक इट। नहीं, आप ले नहीं रहे हो, आप चोरी कर रहे हो। So हम्म। one negative thought of comparison now has led to you steal money हम्म। and then do something else. So ये चीजें आसपास देखी हैं मैंने, इस चीज का इस चीज को मैंने देखा है अपने आंखों के सामने होते हुए। तो और उसके बाद मार्क्स का कंपैरिजन पेरेंट्स जो करते हैं, ये बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है बच्चों पे। हमेशा उनका उसके साथ इस तरह से जुड़ना है ना बच्चे के साथ, क्योंकि अभी मैं खुद मदर हूँ, मेरी बेटी अभी 2.5 साल की हो गई है। तो जो चीजें कहीं ना कहीं मुझे कहीं लाइफ में किसी स्टेज में मुझे अफेक्ट किया था, वो चीज मैं चाहती हूँ कि कभी मैं नहीं दोहराऊंगी, या फिर मैं अपने बच्चे के साथ नहीं करूंगी। हम्म। मार्क्स का कंपैरिजन करना, या फिर कि किसको क्या अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, किसी और को क्यों मिल गई। ये सारे क्योंकि सबका लाइफ सेट है। हर हम्म। कोई बैक बेंचर्स अभी बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज हैं, है ना, हाँ जी। जिसके लिए फर्स्ट बेंचर्स लोग काम भी करते हैं। तो हम्म। सबका, और लेट शाइनर्स होते हैं लाइफ में। ये सेकंड मैसेज है मेरा, हमेशा लेट शाइनर्स हो सकते हैं लाइफ में। हर चीज का परफेक्ट टाइम है। कंपैरिजन नहीं करो किसी के साथ। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, मैंने जो देखा, ये चीज सीखना जरूरी है बच्चों में।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सीखें, अपने पेरेंट्स को भी प्रेशर देते हैं, उसके पास बाइक है मेरे पास होनी चाहिए। ये भी नहीं देखते हैं कि अगर पेरेंट्स का कुछ चैलेंजेस है, नहीं दे सकते हैं, हाँ, या फिर देने से ये चीज गलत हो सकती है, नहीं समझ पाते हैं, गाइडेंस की कमी है। तो बचपन से ही इन चीजों को थोड़ा अगर देखा जाए, संभाला जाए, तो आई थिंक कंट्रोल कर सकते हैं। और यंगर जनरेशन को यही बोलूंगी, सोशल मीडिया से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड मत रहो। अभी छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ, 9-10 साल के बच्चे रील्स बना रहे हैं, अपनी एज से ज्यादा की तरह, एक हाँ जी। अडल्ट की तरह, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बचपन को मार रहा है ना, उनके अंदर का जो बचपना है उसको खत्म कर रहा है। ये हम्म। चीज बच्चे क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया में, अगर उनके हाथ में फोन है, जरूरी है देना, तो वो क्या देख रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर पाबंदी थोड़ा होना चाहिए। इंटरनेट के यूसेज का पाबंदी होना चाहिए, या हाँ फिर जी। अपने इंटरनेट का खर्चा खुद करें। हम्म। और फिर इस तरह के कंडीशंस दें, या फिर इस एज के बाद अपना फोन उनको दिया जा सकता है, ये ऐसी चीजें बोलें। हम्म। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं अभी के सोसाइटी में। एंड आई हम्म। फील दैट ये कुछ मैसेजेस हैं जो देना चाहूंगी बच्चों को और पेरेंट्स को भी। हाँ जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुभव और ज्ञान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा मुलाकात होगी और फिर से ये फ्रूटफुल डिस्कशन होगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच गरिमा। थैंक यू, आपका, आपने इनवाइट किया मुझे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा पुरस्कार पॉडकास्ट के साथ। एंड थैंक यू, कीप अप दिस गुड वर्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।